Very good morning to all my dear students. Today we will start PT2, the first chapter, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये पार्ट बहुत ही इंस्पायरिंग है सभी बच्चों के लिए कि ज़िंदगी में अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इसकी लेखिका है बचेंद्री पाल जी। बचेंद्री पाल जी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि उनके जीवन के बारे में क्या विशेष रहा। बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 ईस्वी को हुआ। बचेंद्री पाल अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी कि वह माता पिता का तीसरा बच्चा था। और उनकी माँ का नाम हंसा देई नेगी और पिता का नाम श्री किशन सिंह था। पिता पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा था। इन सब बातों से पता चलता है कि उनके घर में आर्थिक तंगी थी और बहुत ज़्यादा धन नहीं था, क्योंकि पिता के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल था। लेकिन बचेंद्री ने फिर भी पढ़ने की इच्छा अपने मन में जागृत रखी और सिलाई कढ़ाई करके उसने कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए और साथ ही साथ वो पढ़ती भी रही। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। मतलब उनके प्रिंसिपल जी ने उनके पिता को मनाया कि बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपको इसकी पढ़ाई छुड़वानी नहीं चाहिए, जैसे तैसे करके भी आप इसे पढ़ाएं। और उन्होंने उनको कन्विंस किया कि हाँ, आप इस बच्ची को अवश्य पढ़ाइए। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। मतलब उसने, इन बातों से पता चलता है कि उसने पढ़ाई करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया और लेकिन फिर भी अपने हौसले को उसने नहीं छोड़ा। और उसके बाद अपने लक्ष्य के प्रति वो जीवन में इतनी समर्पित रही कि समर्पण भाव ने ही उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। अंडरलाइन कर लीजिए कि वो सबसे पहली भारतीय महिला मतलब गर्ल्स को के लिए ये अच्छा नहीं समझा जाता था कि वो पर्वत पर चढ़े, लेकिन और वो साथ में ये भी बताया गया है कि वो एक पर्वतीय लड़की थी, पर पहाड़ी इलाकों पर रहने वाली लड़की थी और सबसे पहली भारतीय महिला वो बनी जो कि पहले पहाड़ पर चढ़ी। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। बचपन से ही उसे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे कि आम लोगों को नहीं होता है, लेकिन बचेंद्री के मन में पहाड़ों पर चढ़ने की बड़ी ललक रहती थी। और जब इनका बड़ा भाई ने पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, जब वो चढ़ती तो बहन भाई जब खेल रहे होते तो ये पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती, तो इनका बड़ा भाई इन्हें रोक देता और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता रहता। मतलब इनसे एक छोटा भाई था जो 6 साल छोटा था, उसको कहता हाँ तू चढ़, और इनको कहता कि तुम्हें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को क्या ज़रूरत है पहाड़ों पर चढ़ने की। तो ये बात बचेंद्री को बहुत बुरी लगती, उसके मन को बहुत अखरती, उसे अच्छा नहीं लगता कि लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है। भाई को तो कहा जाता है तुम पहाड़ों पर चढ़ो और मुझे पहाड़ पर चढ़ने से रोका जाता है। तो वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम मतलब लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी तो कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। मतलब ये बात
बचेंद्री के मन को कचोटती, बार बार वो इस बात के बारे में सोचती। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में पूरी होती रही, क्योंकि एक पहाड़ पर रहने वाली लड़की थी, पर्वतीय लड़की थी। और पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उन्हें अक्सर छोटे मोटे कामों के लिए पहाड़ पर चढ़कर अपने काम करने जाना पड़ता है। पहाड़ों, क्योंकि उनके स्कूल भी जो है कुछ ऊंचाई पर होते हैं, और वो बच्चे जो है वो, अगर आप पहाड़ों पर गए हो तो आपने देखा होगा कि बच्चे बस्ते लादे हुए पहाड़ों पर चढ़कर अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना उतरना उन लोगों के लिए आम बात होती है। अगर हम जैसे मैदानी इलाकों पर रहने वाले लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो हम हाँफने लगते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है। लेकिन जो लोग रोज इसका अभ्यास करते हैं, रोज ही पहाड़ों पर चढ़ते हैं उतरते हैं, उनके लिए ये एक आम बात होती है, क्योंकि वो इसके अभ्यस्त हो चुके होते हैं। उन्हें इस बात का अभ्यास होता है, क्योंकि वो काम वो प्रतिदिन करते हैं। तो वो मतलब अब उसे भी अभ्यास हो गया था पहाड़ों पर चढ़ने का। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे हुए एक और गांव में। मतलब जब बहुत अधिक बर्फ पड़ती है तो पहाड़ी इलाकों पर रहने वाले लोग जो है वो निचले इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत अधिक तापमान गिर जाता है। बहुत अधिक बर्फबारी होने से रास्ते बंद हो जाते हैं। आप देखो कि जो लोग शिमला में रहते हैं, कई लोग जो मतलब कि आर्थिक तौर से संपन्न लोग हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उन लोगों ने अपने चंडीगढ़ में भी घर बनाए हुए हैं। जब बहुत अधिक सर्दी हो जाती है तो वो कुछ महीनों के लिए वहां पर आकर रहने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में काम करने वाले लोग कुछ महीनों में, सर्दी के कुछ महीनों में वो मैदानी इलाकों में आकर काम करने लगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होने के कारण जो है वो काम भी नहीं मिलता है, काम काज ठप हो जाते हैं और जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ महीने इनका परिवार जो था वो उछले इलाके में, ऊंचाई वाले गांव में रहता, और कुछ महीने वो नीचे आकर जीवन बिताता। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील की चढ़ाई जो थी वो चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। मतलब कुछ महीने तो उसे चढ़कर जाना पड़ता था, फिर उतरना पड़ता था। तो इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई और उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज करनी शुरू कर दी। अंडरलाइन कर लीजिए कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की, स्त्रियों की, औरतों की खोज करनी शुरू कर दी। बचेंद्री भी इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। मतलब उन दिनों पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो नहीं है कि जिनकी सिलेक्शन होती है उनको एकदम से ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कह दिया जाता है, नहीं। पहले उन्हें छोटी छोटी चोटियों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह अपना बचाव करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना कोई सरल काम नहीं है। क्षण क्षण पर जान जाने का खतरा रहता है, पैर फिसलने का खतरा रहता है, और अगर उसकी ट्रेनिंग ना हो तो व्यक्ति की जान चली जाती है। कई महीनों के अभ्यास के बाद, वो ट्रेनिंग के दौरान बहुत महीने इन्होंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें माउंट एवरेस्ट पर विजय के लिए प्रयाण किया। मतलब माउंट एवरेस्ट पर वो विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़े। राइट, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद
बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण, पूरा विस्तार स्वयं ही कलमबद्ध किया है। मतलब उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में, जो एवरेस्ट पर विजय प्राप्ति के बारे में, जो रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा उन्होंने की, उसका पूरा विस्तार उन्होंने लिखा है और प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। एक अंश मतलब एक हिस्सा उसी विस्तार में से आपकी बुक में एक पाठ के रूप में पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा फहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। मतलब किस तरह रोंगटे खड़े करने वाला जो विवरण है कि किस तरह बचेंद्री ने यात्रा शुरू की, किस तरह उसे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा, उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयाँ आई, कई बार उसका हौसला भी टूटा, लेकिन फिर भी उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। तो किस तरह अंत में वो अंतिम पड़ाव तक पहुंची उसके बारे में बताया गया है। इसे पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि मानो पाठक कौन है, जैसे कि मैं और आप जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं वो सभी पाठक हैं। मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। ऐसा लगता है कि एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। तो इसके बारे में बताया गया है इस पाठ के में, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप एवरीबडी इज रेडी विद द पेन और पेंसिल। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। हवाई जहाज से चल दिया। अभियान होता है चढ़ाई, मतलब आगे की ओर बढ़ना। अभियान होता है चढ़ाई करना, आगे की ओर बढ़ना। और ये कब चला था, इसकी तारीख क्या थी, डेट क्या थी कि 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल पड़ा। मतलब उनकी फ्लाइट दिल्ली से काठमांडू की थी और उसके आगे जो थी वो जो चढ़ाई शुरू करनी थी। एक मजबूत अग्रिम दल। अग्रिम दल का क्या होता है, आगे चलने वाला दल। दल किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब अग्रिम मीन्स आगे चलने वाला। जो लोग थे बहुत पहले ही वो चला गया था, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उन्हें एकदम से पहाड़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिलती। उनके पहले एक अग्रिम दल चलता है जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, और वो पहले ही वहां से रवाना हो चुका था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले ही दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। मतलब कि उन लोगों के पहुंचने से पहले ही वो लोग जो थे, अग्रिम दल के लोग जो थे, वो रवाना हो चुके थे, ताकि जब तक वो बेस कैंप पर पहुंचे, वो दुर्गम होता है जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्गम हिमपात, हिमपात क्या होता है, बर्फ गिरना, स्नोफॉल जिसे कहते हैं। और उस जो जब स्नोफॉल होती है तो रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं पहाड़ी इलाकों पर, और ऐसे में आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो उन रास्तों को साफ करने के लिए अग्रिम दल पहले ही रवाना हो चुका था। नमचे बाजार। नमचे बाजार नाम है बाजार का, शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार शेरपा लैंड का सबसे महत्वपूर्ण नगरीय, मतलब नगर जैसे है गांव और नगर आपके बारे में, नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान पर तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। जो शेरपा हैं वो इसी जगह के हैं या आसपास के गांवों से आए हुए लोग हैं जो वहां पर बस चुके हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने किसने, बचेंद्री ने सर्वप्रथम सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा मतलब देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध था। मुझे यह नाम अच्छा लगा।
मतलब नेपाली लोग जो थे वो एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा के नाम से बुलाते थे। एवरेस्ट की चोटी को वो सागर माथा के नाम से बुलाते थे, और ये नाम जो था बचेंद्री ने पहली बार सुना था, और सुनते ही उसे एवरेस्ट की चोटी का नाम सागर माथा बहुत ही अच्छा लगा था। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, फूल मीन्स प्लूम, देखा। मतलब उसने जब नजर उठाई और एवरेस्ट की ओर देखा तो एक भारी बर्फ का बड़ा सा प्लूम देखा, जिसे फूल कह सकते हो, क्योंकि जब बर्फ, बुरबुरी बर्फ गिरती है तो वो दूर से एक फूल की भांति नजर आ रहा था, जो उस पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था, और ऐसे लगता था कि वो एक झंडे के रूप में लहरा रहा हो, जबकि वो झंडा नहीं था, वो बर्फ के कण ही थे जो एक फूल की भांति पर्वत की चोटी पर जो थे वो बन गए थे आकार में। वो दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कोई झंडा लहरा रहा हो। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर बहुत अधिक होते हैं, तथा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। और ये बताया गया कि ये दृश्य जो उसे दिखाई दे रहा था सबसे ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर या इससे भी तेज वेलोसिटी हो, हवा तेज चले, तो उस कारण यह दृश्य उत्पन्न होता है, यह बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, और जब तेज हवा चलती है तो सूखी बर्फ जो है वो पर्वत पर उड़ती हुई सी दिखाई देती है। बर्फ का यह ध्वज, ध्वज मीन्स झंडा, यहाँ ध्वज के आप पर्यायवाची शब्द भी कर सकते हो, पताका, झंडा। तो ध्वज को अंडरलाइन कर लीजिए, इसके पर्यायवाची शब्द भी आप लिख सकते हो। 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। मतलब ये बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। अब आप अंदाजा लगाओ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि 10 किलोमीटर लंबा ध्वज, मतलब इतना बड़ा झंडा पर्वत की चोटी पर लहरा रहा था, और दूर से देखने पर वो बहुत अधिक बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, छोटा दिखाई दे रहा था, क्योंकि दूरी अधिक थी। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। मतलब जो भी उस शिखर पर जाना चाहता है, हर व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर ऐसे तूफान, मतलब इतनी तेज बर्फीली हवा चलती है ऐसे इलाकों में कि अगर इंसान के शरीर का कोई हाथ या कोई अंग शरीर का बाहर निकल जाए तो वो कट जाए, इतनी तेज और ठंडी हवा, चीरने वाली हवा ऐसे पहाड़ों पर चलती है। तभी तो पर्वतारोहियों को विशेष प्रकार के कॉस्ट्यूम पहनाए जाते हैं। आम तरह के बूट या आम तरह की ड्रेस पहनकर वो नहीं चढ़ते हैं, उन्हें एक विशेष तौर पर एक कॉस्ट्यूम, उनके लिए विशेष ड्रेस होती है जो पहनकर चढ़ा जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि नहीं तो उनके शरीर पर ऐसी ठंडी हवाओं का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर खराब जब मौसम हो जाता है तो चढ़ाई चढ़ना और भी दुष्कर हो जाता है और भी डिफिकल्ट हो जाता है। ये मुझे डराने के लिए काफी ही था। मतलब जेंद्री ने जब वो सब बातों को सुना तो उस, मतलब कोई एक नई लड़की जो पहली बार पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाली है, वो सब बातों को सुनकर डर सकती थी। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। वो कहती कि नहीं, मैं वे, मतलब एवरेस्ट का रूप जो था, अनोखा जो रूप था, विचित्र होता है अनोखा, मुझे आकर्षित कर रहा था। आकर्षित मतलब मैं उस पर मुग्ध थी, उसके रूप को देखकर। मेरे लिए ये सब एक अजूबे के समान था। एक विशेष दृश्य जो देखा उसने अपनी आंखों से, तो वह उस पर मुग्ध हो उठी, वह उसके प्रति आकर्षित हो उठी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी।
जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जीवन में जितनी मर्जी कठिनाइयाँ आए हुए उन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को मन ही मन तैयार कर लेता है। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिम संखलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। ये कुली लोग क्या करते हैं? शेरपा जो वहाँ के स्थानीय वसनीक हैं, जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, वो कुली का कार्य करते हैं और कुछ सामान को लेकर वो आगे आगे चलते हैं। और जब पता चला कि हिम संखलन हुआ है, बर्फ की कुछ दरारें जो हैं वो खिसक गई हैं और जिसके कारण एक शेरपा कुली की मौत हो चुकी है। एक शेरपा कुली की मौत हो चुकी है। और जब किसी को पता चले कि उनके साथ या आगे चलने वाले किसी व्यक्ति की हिम संखलन से मौत हो गई है, तो ऐसे में पीछे चलने वाले लोगों का हौसला कितना अधिक टूटता है। वी कैन बेस्ट इमेजिन कि वो मन ही मन डर जाते हैं। तो खुम्बू हिमपात जब बर्फ बहुत अधिक होती है, खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान जो थी वो नीचे खिसक आई थी और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। अंडरलाइन कर लीजिए कि उसे जो अभियान दल ने क्या बताया कि एक शेरपा कुली की मौत हो गई है और 4 जो है वो घायल हो गए हैं। हिमपात बहुत अधिक, खुम्बू हिमपात होने के कारण जो अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ पहाड़ी के दस्तकने से एक शेरपा कुली की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद, अवसाद होता है दुख, मतलब जब पता चले कि अपने ही किसी संगी साथी की मौत हो गई है तो कितना उदासी भरा माहौल हो जाता है, कितना दुख होता है मन ही मन बाकी के सदस्यों को। तो अभियान दल के सारे सदस्य बहुत ही उदास हो गए थे, बहुत ही दुखी हो गए थे और उनको देखकर जो उनके नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया, उन्हें साफ साफ बता दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मौत को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। मतलब सहज भाव की जैसे है उसे स्वीकार करना पड़ता है। मृत्यु जीवन की सच्चाई है। तो अगर आप लोग ऐसे अभियान दल पर जाना चाहते हो तो खतरों को आपको झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी रास्ते में कहीं मौत भी हो जाए और उसे भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि एक आर्मी वाले व्यक्ति को, आर्मी पीपल को शपथ जब दिलाई जाती है कि उसका सब कुछ तन मन धन जो है सब देश की सेवा के लिए है और देश के लिए उसे जान भी कुर्बान करनी पड़ सकती है, तो ऐसे जांबाज लोग ही आर्मी ज्वाइन करते हैं। हम जैसे आम कॉमन पीपल तो ज्वाइन नहीं करते आर्मी। तो वैसे ही इस अभियान दल पर जाने वाले जो भी सदस्य थे उनको कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट बताया, साफ साफ बता दिया कि ऐसे अभियान दल पर खतरों को झेलना पड़ेगा आपको और हो सकता है किसी की मौत भी हो जाए और आपको इसके लिए अपने आप को पहले तैयार करना चाहिए। यहाँ तक मार्क कर लीजिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और उसके आगे हम नेक्स्ट कल प्रोसीड करेंगे, राइट। तो इसमें जो मेन डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको मार्क कर लो। अवसाद मतलब उदासी या दुख, सहज भाव जैसा हो वैसा ही स्वीकार करना, और पिछले पेज पर देखो विचित्र मीन्स अनोखा, आकर्षित मीन्स मुग्ध होना, और सागर माता का नाम मैंने बताया था कि नेपाली लोग एवरेस्ट की चोटी को सागर माता के नाम से बुलाते थे। और फर्स्ट लाइन में देखो अभियान मीन्स चढ़ाई करनी और आगे बढ़ना, और दुर्गम मीन्स जहाँ पहुँचना,
कठिन हो। यहाँ पर आप विलोम शब्द भी कर सकते हो, दुर्गम, सुगम, हिमपात, बर्फ का गिरना, सर्वप्रथम, सबसे पहले। और ध्वज के पर्यायवाची शब्द आप लिखोगे, दुर्गम का विलोम शब्द लिखोगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज जितना पढ़ाया है वो सभी बच्चों ने उसको अच्छे से रीड करना है।